तो नमस्कार। उत्तर प्रदेश स्पेशल पर चर्चा करने के दरमियान आपको हम मृदा के बारे में बता चुके हैं। मृदा के पहले जलवायु बताए, ठीक है। इसी तरीके से आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहला इसको कैटेगराइज करेंगे हिमालय की तरफ से निकलने वाली नदियाँ, जिसका उद्गम क्या है, ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय बोले तो हम कह सकते हैं हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वह सदा नीरा होती है, अर्थात इसमें सदैव जल रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, है ना, हर वक्त इसमें जल रहता है। बहुत सारी ऐसी नदियाँ होती हैं जो मौसमी होती हैं, जिनमें बरसात में तो पानी रहता है लेकिन गर्मी के दिनों में क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो ऐसी नदियों में हिमालय की नदियाँ तो बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं, तो इस वजह से यह सदा नीरा है। इनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? इनमें आती जैसे गंगा, यमुना, है ना, सरयू, ठीक है। ये सब के सब नदियाँ क्या हैं, ये सब कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। सरयू को ही घाघरा कहा जाता है, ठीक है। चाहे सरयू कहिए या फिर इसको घाघरा कहिए, दोनों एक ही बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही एक नदी है जैसे शारदा। इसी शारदा को हम काली भी कहते हैं, हम का मतलब कहा ही जाता है इसको शारदा, और काली भी इसको कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मिलती है एक नदी राप्ती, गंडक। ये सब कैसी नदियाँ हैं, ये सब हिमालय की तरफ से आने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसी में जैसे एक नदी है रामगंगा, है ना, ये सब कहाँ की नदियाँ हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, ठीक है। मतलब इनका संबंध कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। ऐसे ही हम कैटेगराइज करेंगे यूपी के कहाँ से, मैदानी भाग से, यूपी के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, यूपी के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। इनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? जैसे आप नाम सुनेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे गोमती की। किसकी बात करेंगे? गोमती नदी, ठीक है। गोमती के बारे में चर्चा करना जरूरी होता है। ऐसे ही एक नदी है यहाँ सई नदी, ऐसे ही एक नदी है पांडव नदी। ये सब कहाँ से निकलती हैं? ये सब मैदानी भागों से निकलती हैं। अब जैसे 3 ठो मैदानी भाग की नदी दे दिया और एक ठो उठाकर यमुना या शारदा या रामगंगा उठा के रख दिया, कह देगा निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए, अर्थात जो इसमें मैच ना कर रहा हो। ये तीनों तो मैदानी भाग की हैं और ये हिमालयी तंत्र की नदी हो गई, पर्वतीय नदी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है। ऐसे एक नदी है बरुड़ा, ऐसे ही एक नदी है ईशान। ये सब कैसी नदियां हैं? ये सब उत्तर प्रदेश की वो नदियां हैं जो मैदानी भागों से निकलती हैं, ठीक है। ऐसे ही पठारी क्षेत्र से भी कुछ नदियां आती हैं उत्तर प्रदेश की। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, यूपी के पठारी क्षेत्र से, यूपी के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, यूपी के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। इसमें कौन है? जैसे चंबल, यहाँ से खूब प्रश्न आया है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सब क्या हैं? ये सब उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र से संबंधित है ना। कहाँ संबंधित है? पठारी क्षेत्र की नदियां हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये बताना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है। इसी में एक नदी मिलती है, यहाँ आती है उत्तर प्रदेश में, टूंस नदी, आप जानते होंगे शायद, टूंस, सून। एक नदी और है, उसका नाम है रिहंद। रिहंद तो आप खूब जानते होंगे, रिहंद बांध के बारे में भी आप सुने हैं। ये सब पठारी नदियाँ हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जरूर है। लेकिन आज जिस नदी के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं मुख्य तौर पर, वह है गंगा नदी तंत्र। किसके बारे में बात करेंगे? गंगा नदी तंत्र के बारे में। आइए देख लेते हैं गंगा के बारे में क्या इसकी विशेषता। पहले फैक्ट देखेंगे और उसके बाद फिर मैपिंग करके देखेंगे एक एक चीज़ के बारे में। देखिएगा, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब कोई भी नदी पढ़ रहे हैं तो उसका उद्गम से लेकर के जब तक वो मुहाना नहीं बनाती है, उसके बारे में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब आप सोचें कि गंगा नदी को लेकर के सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही प्रश्न पूछे, तो ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि उत्तराखंड से भी प्रश्न पूछ ले। बात समझ आई? तो हम लोग जो है कुल मिलाकर के चर्चा करेंगे
गंगा नदी के बारे में, उसके उद्गम से लेके मुहाने तक के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के हर महत्वपूर्ण जिले की चर्चा होगी। ठीक, बस आप ध्यान से देखते रहिए सारी चीज़ें। पहले गंगा के बारे में बता दें आपको क्या विशेषता है गंगा की। गंगा नदी यूके में 110 किलोमीटर बहती है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, बल्कि यूके मतलब उत्तराखंड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर है उत्तर प्रदेश, और इसी के बारे में तो हमको चर्चा करना है। यहाँ पर कितना बहती है? 1450 किलोमीटर। सोचिए, जहाँ उद्गम है गंगा का वहाँ मात्र 110 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। कितना? 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। क्या ये बात समझ आई? और समझ में आ रही है? ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाद फिर चलेंगे कहाँ? बिहार। बिहार में बहेगी, फिर कहाँ बहेगी? झारखंड। ध्यान समझिए, गंगा नदी 5 राज्यों में बहेगी। एक तो उत्तराखंड एक राज्य, उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य, बिहार तीसरा राज्य, झारखंड चौथा राज्य, और इसी में एक राज्य और जोड़ेंगे, उसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है, ध्यान से समझिए। और पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी कहाँ चली जाएगी? तो पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी चली जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश से हमें भी मतलब नहीं है, अभी हम पहले अपने यहाँ के राज्यों के बारे में बात करेंगे। ध्यान समझिएगा, बिहार में 409 किलोमीटर बहती है नदी। कितना? 409 किलोमीटर। झारखंड में ज़्यादा नहीं बहती है, सिर्फ 40 किलोमीटर बहती है। झारखंड में सिर्फ नाम मात्र का बहती है। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में इसका प्रवाह है? तो सबसे ज़्यादा बहती है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और इसी उत्तर प्रदेश को हम लोग टारगेट कर रहे हैं आज पढ़ने के लिए। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गंगा बहती है, तो हम बताएंगे यहाँ भारत के 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य हुआ। और उसके बाद फिर कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश चली जाएगी फिलहाल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फैक्ट देख रहे हैं। एक छोटी सी बात, गंगा का अपवाह कैसा है, ड्राइनेज पैटर्न कैसा, गंगा का अपवाह तंत्र कैसा बनता है? तो गंगा का अपवाह तंत्र कैसा बनता है? वृक्षाकार, डेंड्राइड। ये अपवाह तंत्र क्या है? जैसे एक नदी मान लीजिए ऐसे कोई बह रही है, इसमें और इसकी सहायक नदियां जो मिलती हैं वो किस तरीके से मिलती हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक वृक्ष के जैसे संरचना बनती है। अगर ड्रोन से इसको अगर जैसे मैपिंग किया जाए, देखा जाए, अगर चित्र लिया जाए तो ये एक वृक्ष के जैसे दिखाई देंगे, इनमें सहायक नदियां मिलती हुई। तो हम कहेंगे कि डेंड्राइड है, वृक्षाकार है इसका अपवाह तंत्र गंगा नदी का। अब हम लोग इसको मैपिंग के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है नदियाँ, जो उनके बारे में लिखा। पहला हिमालय तंत्र की नदियाँ, उनको एग्जाम्पल दिया। यूपी के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, गोमती, सई, पांडव, वरुणा, ईशान। उसके बाद यूपी के पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, ये सब भी है। इस तरीके से अब पहले हम गंगा और यमुना के बारे में बात करेंगे और बाकायदा मैपिंग के साथ बात करेंगे। फिलहाल इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि आपको अब मैपिंग सिखाना है, तो मैपिंग के लिए इसे इरेज करना ही होगा हमें। सारी नदियां महत्वपूर्ण रहेंगी इसमें, जैसे गंगा डॉल्फिन के बारे में, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया ये भी आपसे पूछा जाता है ना। और यूके जो है कब इसको एक लीगल राइट्स के तहत रखा, गंगा नदी को एक मनुष्य के भांति समझा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इन सभी के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, सारी वो बात करेंगे जो आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, फिलहाल एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ इस तरीके से। ऐसे एक मैप बना रहे हैं और मैपिंग के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा पहला राज्य कौन सा है, तो हम कहेंगे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद कहाँ चलेंगे? फिर चलेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद फिर कहाँ चलेंगे? बिहार, अपना प्यारा राज्य। ठीक है, और बिहार के बाद कहाँ चलेंगे? झारखंड। कहाँ चलेंगे? झारखंड, जहाँ मात्र 40 किलोमीटर बहती है नदी। ठीक है, आप पढ़े होंगे राजपीपला की पहाड़ी, उसी से संबंधित है ये। ठीक है, उसके बाद ये नदी पहुँचती है कहाँ? बिहार हुआ, झारखंड हुआ, फिर ये नदी चलेगी पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जब चलेगी नदी तो इसकी एक शाखा ऐसे अलग हो जाती है। याद रखिएगा, नदियों का ऐसा भाग
जो नदी से अलग हो जाए, एक धारा अलग हो जाए और दोबारा वो नदी में कभी नहीं मिलता, तो उसी को बोला जाता है क्या, वितरिका, या उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं, वितरिका। तो हुगली क्या है, यहाँ पर ये हुगली है जो गंगा से अलग हुई, अब दोबारा गंगा में कभी नहीं मिलेगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यह एक वितरिका है। क्या है, यह एक वितरिका है। याद रखिएगा, इसी हुगली नदी के तट पर क्या स्थित है, कलकत्ता, कलकत्ता शहर, जिसकी स्थापना जेपचारनाक ने किया था। आप इतिहास में इस बात को पढ़ेंगे, है ना, वो इतिहास की कहानियां हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हम सब कुछ बताते रहेंगे। इसी नदी के तट पर क्या है, कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता पोर्ट है ना, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पूर्व का लंदन भी कहा जाता है इसे, आप ये भी जानते रहें। जितनी महत्वपूर्ण बातें सब आपको पता चलेगी, ठीक है। अब ऐसे नदियां, ये गंगा नदी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ध्यान समझिएगा, है गंगा है लेकिन थोड़ा सा अलग कलर दे रहे हैं अब आगे आपको, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल फरक्का आप जानते होंगे, उसके बाद इसमें जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल खत्म हो रहा है और इसमें आगे चल करके एक नदी आकर कैसे मिल जाती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, जो बांग्लादेश से आके मिलती है, बांग्लादेश में है ना। अब देखिएगा इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ध्यान पूर्वक समझिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से, और गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा के नाम से। अलग अलग तरीके से नाम है इनका। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों बातें क्लियर करिएगा। अब ये जब इसमें मिल जाती है नदियाँ, फिर ये आगे बढ़ती है तो ये पद्मा है। कौन सी नदी है, ये नदी पद्मा है। और सीधा ये बढ़ते भय कहाँ चली जाएगी, तो ये चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसका ये क्रम है। लेकिन इधर देखिए जो है गंगा नदी और इधर देखिए इधर हुगली है, इनके बीच में जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है। क्या बनता है, एक डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। इसी का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यानी कि नदियां जो मिट्टी लाके इकट्ठा करती, जमा करती, ये एक उपजाऊ क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है, ये एक डेल्टा बनता है। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, या दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। किन नदियों के कारण, हम लिख रहे हैं गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक। और सुंदरवन डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कहानी समझ में आई। और उसके बाद जान लीजिए इसी के मामले में यहीं पर पाया जाता है सुंदरी नाम का वृक्ष। क्या पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष। और इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, सुंदर वन डेल्टा इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और आगे कहानी समझिए। यहीं पर जो सुंदरी वृक्ष है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पाई जाती है क्या, एग्जाम में मान लीजिए ऑप्शन न रहे सुंदरी वृक्ष, तो याद रखिएगा यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ये वृक्ष करते क्या हैं, तो सुनामी वगैरह के समय पर ये कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, तट यानी कि जल और स्थल के बीच में पाए जाते हैं। जब ये हवाएं बड़ी तेजी से चलती हैं, सुनामी जब आती है, तो उस समय ये जल को ऊपर आने से, सतह पर आने से रोकती हैं, एक बाउंड्री का कार्य करती है। कौन, ये मैंग्रोव वनस्पति के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। सुनामी से ये सब बचाव करते हैं। तो इस तरीके से जितनी जरूरी बातें यहाँ पर थी आपको वो बताए, ठीक है। अब हम जानेंगे गंगा के बारे में, जो उत्तराखंड से जब निकलती हैं तो कौन कौन से स्थान से होते हुए आगे बढ़ती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। इन सब पॉइंट्स को आप चाहे स्क्रीनशॉट किया करें या खुद लिख लिया करें, कोशिश करें। हर लेक्चर में आपको समझाते हैं कि एक पेज और एक पेन लेके बैठा करें और खुद क्या करें, मैपिंग किया करें, ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें आसानी समझ में आ जाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के बारे में देखते हैं।
अब देखेंगे हम लोग इसका उद्गम कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी अन्य नदियां आकर के मिलती हैं। ठीक है, हेडिंग है गंगा का उद्गम। क्या है? गंगा का उद्गम हेडिंग रहेगी। और अब हम लोग समझेंगे गंगा के बारे में। गंगा कहाँ से निकलती है? तो एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है। बर्फ का पहाड़ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो एक ग्लेशियर है गंगोत्री नाम का। कहाँ पर पड़ता है? यह एक जिला है उत्तरकाशी। क्या नाम है? उत्तरकाशी। और ये उत्तरकाशी कहाँ है? ये है यूके में, उत्तराखंड में है। तुम उत्तराखंड घूमे हो ना खूब? जी सर। बताओ फिर, आज देखते हैं कितना जानकारी है उत्तराखंड के बारे में। बताना सारी चीज़ें। गंगोत्री से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी। ठीक है। और इधर से इसी में एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है भिलांगना। क्या नाम है? भिलांगना नदी। थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना रहेगा, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी। और जहाँ पर मिलती है ना, यहीं पर स्थित है टिहरी। क्या है? टिहरी। आपने सुना होगा टिहरी बांध वगैरह के बारे में। उत्तराखंड कोई जाए और टिहरी के बारे में ना सुने तो फिर ये मान ही नहीं सकते कभी जीवन में। फिलहाल यहाँ पर जब दोनों नदियाँ मिलती, याद रखिएगा, जहाँ दो नदियाँ या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं उसी को प्रयाग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रयाग। और प्रयागों का राजा कौन है? प्रयागराज, जिस धरती पे हम लोग हैं। इसलिए हम लोग जब कहीं पाँव पड़ता है तो लोग पवित्र मानते हैं कि प्रयागराज से आए हैं, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीन नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो प्रयागों का राजा क्या है? प्रयागराज। और बाकी पंच प्रयाग कहाँ है? तो हम बताएंगे उत्तराखंड में। वहाँ चाहे जितना प्रयाग हो, लेकिन प्रयागों का राजा प्रयागराज ही है। खैर, हर धार्मिक स्थल अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी की तुलना नहीं कराई जा सकती है। फिलहाल थोड़ा मजाक में बोले हैं। इधर देखिए, अब ये नदी ऐसे आगे बढ़ती है, इसका नाम क्या है? ये है भागीरथी। ठीक है, ये पूरा भागीरथी आगे बढ़ेगी। अभी इसके बारे में हम लोग छोड़ देते हैं, इधर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। जो लोग उत्तराखंड गए हैं, जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, वो भी बताएं कि कितना क्या वहाँ पर देखे हैं, क्या आपने ऐसे नाम सुने हैं? सतोपंथ ग्लेशियर नाम है इसका। ग्लेशियर को ही हिंदी में हिमानी कहा जाता है। सतोपंथ ग्लेशियर से ऐसे एक नदी ऐसे आगे बढ़ती है, इसमें मिलती है या यहाँ से निकलती है। इसी का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा, या इसी को कह देते हैं अलकनंदा। ध्यान समझिएगा इस नदी के बारे में। क्या नाम है? अलकनंदा, या इसी को क्या बोलते हैं? विष्णु गंगा बोलते हैं। यहीं पर है क्या? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, तो अलकनंदा, और अलकनंदा को ही क्या कहते हैं? विष्णु गंगा कहते हैं। ध्यान समझिएगा। अब दरअसल यहाँ पर क्या होता है ना, एक नदी आकर के इसमें मिलती है। हम थोड़ा कलर चेंज रहें ताकि आप लोगों को कलर चेंज करके जब दिखाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा और मज़ा भी आएगा आपको कि हाँ कुछ बदलाव आ रहा है ना। इसमें आके मिलती है एक नदी धौली गंगा। क्या नाम है इसका? धौली गंगा। यहीं से थोड़ा बातें जटिल होने लगती हैं। ठीक है, अब ये धौली गंगा किस में आके मिली? अलकनंदा। और अलकनंदा का नाम क्या? विष्णु प्रयाग। तो यहाँ जो प्रयाग बनता है, ठीक है, विष्णु गंगा में। ध्यान समझिए, सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ पर एक नदी निकल रही है, इसका नाम है अलकनंदा, या इसी का नाम है क्या? विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा में आकर के धौली गंगा मिल जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? विष्णु प्रयाग। क्या नाम पड़ता है? विष्णु प्रयाग। अब प्रयाग की लाइन लगेगी। हम लोग 5 प्रयाग के बारे में बात करेंगे और उन्हीं 5 प्रयागों के बारे में हमको बारी बारी से चर्चा करना रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, आगे बढ़ने पर फिर एक नदी इसमें मिलती है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक नदी मिलेगी, इसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं कह रहे, ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं नंदाकिनी। नंद की नदी नंदाकिनी है। और नंदाकिनी जब मिलती है कहाँ? अलकनंदा में, तो इसका नाम रख देते हैं क्या? नंद प्रयाग। क्या नाम रखते हैं? नंद प्रयाग। याद रखिएगा, इसको याद रखने का तरीका ये है कि यहीं पर एक चोटी है नंदा देवी। क्या नाम है उसका? नंदा देवी चोटी।
और इसके उत्तर में जो नदी है उसका नाम है यहाँ धौली गंगा, और दक्षिण में जो नदी है उसका नाम है नंदाकिनी। और दोनों जिस प्रयाग में यहाँ पर देखिएगा, पहले जो प्रयाग बन रहा है उसका नाम है विष्णु प्रयाग, फिर जो बनेगा उसका नाम क्या है, नंद प्रयाग। तो इस तरीके से हमने अभी 2 प्रयागों की बात किया, ठीक है। इसी में एक प्रयाग की और चर्चा करेंगे आपसे। थोड़ा देखिएगा, नदी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब नदी आगे बढ़ रही है, इससे फिर एक नदी आकर के मिलेगी और उस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी, या इसी को कहा जाता है पिंडारी। क्या बोलते हैं, पिंडारी नदी, ठीक है। और ये जब आगे बढ़ेगी, इसमें मिलेगी पिंडारी नदी, तब इसमें बनेगा कर्ण प्रयाग। क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा यहाँ, कर्ण प्रयाग। एक एक प्रयाग को हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक नदी देखिएगा, ये सब इधर से मिल रहे हैं, ये नदियाँ, एक नदी इधर से मिलती है और उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। दरअसल एक ताल है, उसका नाम है, देखिएगा, केदारनाथ के पास में, ठीक है। क्या है यहाँ पर, केदारनाथ, ठीक है। और केदारनाथ से जो नदी निकलती है, चौराबाड़ी नाम है इसका, चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल। और यहाँ से जो नदी निकलती है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। ध्यान से देखिएगा, एक एक नदी की चर्चा चल रही है। और मंदाकिनी नदी जब यहाँ की मिलती है तो यहाँ पर बनता है क्या, रुद्रप्रयाग। क्या मिलता है, रुद्रप्रयाग। और ये नदी जो पूरा जो आगे बढ़ रही है, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ रही है। किसके नाम से आगे बढ़ रही है, अलकनंदा। और इधर जो नदी बढ़ रही थी वो किस नाम से आगे बढ़ रही थी, वो भागीरथी के नाम से। और दोनों आकर के यहाँ मिल जाती हैं। क्या, इधर है भागीरथी और इधर है अलकनंदा, और दोनों मिल जाएंगी कहाँ, देवप्रयाग में। कहाँ मिलेंगी, देवप्रयाग, देवों का प्रयाग है ये, ठीक है। और देवप्रयाग में जब दोनों मिल जाएंगी तो अब ये नदी किस नाम से जानी जाएगी, अब ये बन जाएगी गंगा नदी। इधर तो दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये बन गई गंगा नदी। ध्यान से देखिएगा, इधर भागीरथी और इधर अलकनंदा। और अलकनंदा में देख रहे हैं ना कितनी नदियां मिल रही हैं, पूरा एक जाल बन गया, एक तंत्र बन गया है। और याद रखिएगा, अब ये देवप्रयाग के बाद की कहानी जो है यहीं पर समझना है। गंगा नदी है ये, अब इतना समझ गए हैं आप। अब इसी उत्तराखंड में ही आगे देवप्रयाग के बाद एक स्थान मिलेगा, उसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश लोग घूमने जाते हैं। कहाँ है ये, उत्तराखंड में। किस नदी के तट पर है, हम बताएंगे, गंगा नदी के तट पर है। आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको मिलेगा एक स्थान, उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार की बात क्यों किया हूँ, ये भी उत्तराखंड में है ना। हरिद्वार की बात इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ तक ये नदी पूरा कहाँ थी, पर्वतीय क्षेत्रों में। याद रखिएगा, ये गंगा नदी अभी तक पूरा जितना देख रहे हैं ये सब पर्वतीय क्षेत्र में। हरिद्वार में पहली बार गंगा नदी जो है वह स्थलीय भाग, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके पहले तक ये नदी कहाँ बह रही थी, पूरा पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। तब इसका बहाव इतना ज़्यादा होता है कि बड़े बड़े बोल्डर्स को भी ऐसे अपने साथ मामूली समझ करके से बहाती लेके चली जाती है। उसके बाद यहाँ आकर के कुछ इसका प्रवाह कम होता है, हालांकि तब भी यहाँ की तुलना में वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। कोई अगर गलती से भी अगर धारा में चला गया तो फिर वो धारा में ही चला जाएगा, बच के नहीं आ पाएगा, दोबारा टिकट कट जाएगा उसका। तो इस तरीके से ये गंगा नदी के बारे में हम जाने हैं। अभी थोड़ा सा हम पंचप्रयाग के बारे में जान लेते हैं यहीं पर। इसके बारे में पंचप्रयाग, हालांकि सारी चीज़ें हम आपको मैपिंग के माध्यम से भी बता चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आपको लिख करके भी बताएं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, किसके बारे में, विष्णु प्रयाग के बारे में देख लेते हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की, लेकिन उसमें भी आपको इसी को बता रहे हैं, ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा, क्या है, विष्णु गंगा और क्या, धौली गंगा जहाँ मिलती हैं वहीं पर इसका नाम क्या हो जाता है, विष्णु प्रयाग हो जाता है, ठीक है। विष्णु प्रयाग, ये अलकनंदा वाली नदी की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, नंद प्रयाग है। क्या है, नंद प्रयाग। आप लोग चित्र देख करके भी बता सकते हैं नंद प्रयाग के बारे में। अलकनंदा पर प्लस क्या, अलकनंदा,
प्लस क्या, नंद नाम है, इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा, नंदाकिनी नदी रहेगी। ये आपको प्रयाग बता रहा हूँ। उसके बाद फिर है कर्ण प्रयाग। क्या है, कर्ण प्रयाग। अब सब में अलकनंदा कॉमन रहेगा, अलकनंदा नदी कॉमन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग में क्या है, अलकनंदा, और अलकनंदा के साथ साथ क्या है, कर्ण गंगा। कर्ण गंगा, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को पिंडार कहते हैं। ध्यान दीजिए कि इसी को पिंडारी भी कह देते हैं कई बार। कर्ण प्रयाग के बाद फिर है रुद्र प्रयाग। क्या है, रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा कॉमन रहेगा, अलकनंदा सभी में आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अलकनंदा के साथ साथ आ जाएगा मंदाकिनी। क्या आ जाएगा, मंदाकिनी। आप चाहें तो यहाँ चित्र भी देख सकते हैं, ये है मंदाकिनी यहाँ मिल रही है, और क्या बन रहा है, रुद्रप्रयाग। इधर अलकनंदा और इधर मंदाकिनी मिला करके क्या बन गया, रुद्रप्रयाग। और एक और लास्ट छूटा हुआ है, उसका नाम क्या है, देवप्रयाग। और इसके बारे में दुनिया जानती है, पढ़ा अनपढ़ सब रील्स वगैरह में खूब दिखाया जाता है। अलकनंदा और भागीरथी। क्या, भागीरथी। और यही मिलके क्या बनता है, गंगा नदी। क्या बनता है, गंगा नदी। तो इस तरीके से हम लोग पंच प्रयाग के बारे में देखें। ये क्या बन गया, गंगा नदी। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा क्या बनता है, गंगा नदी बन जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से हमेशा समीक्षा अधिकारी हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, यूपी SSS में लेखपाल वगैरह हो, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जितनी ज़रूरी बातें थी मैपिंग की, आपको उसको भी हमने बता दिया। पूरा एकदम जड़ से लेकर के पूरा हम लोग कहाँ, पत्ती एकदम सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुँचेंगे, कुछ भी बातें नहीं छूटेंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और लगातार इसको 2-3 बार देखिएगा, सारा सब तैयार हो जाएगा। याद करने का तरीका यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूरा नंद हो, चाहे कर्ण हो, चाहे रुद्र हो, चाहे देवप्रयाग हो, सब में क्या है, अलकनंदा कॉमन है, सिर्फ इधर की नदी बदल रही। नंद प्रयाग में क्या आएगा, नंद आएगा, ठीक है। कर्ण प्रयाग में कर्ण गंगा आएगा, या इसी को पिंडार नदी कह देते हैं, ठीक है। और रुद्र प्रयाग में क्या आ जाएगी, मंदाकिनी नदी। देवप्रयाग को दुनिया जानती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनता है, गंगा नदी बन जाती हैं। उसके बाद ये हरिद्वार से स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं, फिर वो बहते हुए सीधा कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश के पहले जिले में जहाँ प्रवेश करती हैं उसका नाम है बिजनौर। क्या नाम है, बिजनौर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा मैया का जहाँ आगमन होता है उस जिले का नाम बिजनौर है। और अंतिम जिला उत्तर प्रदेश का जहाँ गंगा नदी बहती है उसका नाम है बलिया। बलिया से होते भाई अब ये नदी कहाँ चली जाएंगी, बिहार चली जाएंगी। बिहार से फिर 40 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगी, कहाँ, झारखंड में। झारखंड के बाद फिर चली जाएंगे अपना पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में चली जाएंगे। खैर, थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं एक छोटी सी और उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि हमारा मुख्य जो आज का उद्देश्य है वो है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो हम सारा उद्गम, सहायक नदियाँ, सभी प्रयाग कितना किलोमीटर बहती हैं, क्या इनकी डायरेक्शन है, कहाँ गिरती हैं, कौन सा डेल्टा बनाती हैं, इन सभी के बारे में, और कौन कौन से शहर हैं उत्तर प्रदेश में इसके तट पर गंगा नदी के, उनके बारे में भी अब हम लोग बात कर लेते हैं। फिलहाल देखिएगा ध्यानपूर्वक, गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। आप भूलिएगा नहीं, आपको हम लगातार रिकॉल करा रहे हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, गंगा नदी के बारे में। ऐसे मान लीजिए कि एक इस तरीके से हम मैप बना दे रहे हैं गंगा नदी का। गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कहाँ आती है गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नदी बहती है, 28 जिलों में बहती है, जिलों से होकर जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी भारत की है ना, कुल 28 जिलों में। सर्वप्रथम आगमन कहाँ होता है, सर्वप्रथम प्रवेश बिजनौर जिला, हाँ, प्रवेश जिला बिजनौर है। और कौन से महत्वपूर्ण शहर है, थोड़ा सा उनके बारे में बात करें। जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो फर्रुखाबाद जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर है, जैसे कन्नौज, जहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसी को कान्यकुब्ज के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम,
और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कानपुर। इतिहास में आप पढ़ेंगे नाना साहब के बारे में तो ज़्यादा अच्छा पता होगा। कानपुर के बाद आ जाएंगे कहाँ, प्रयागराज, है ना, प्रयागों का राजा है प्रयागराज। प्रयागराज के बाद कहाँ बढ़ेंगे फिर, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में भी कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। उसके बाद पहुँचेंगे वाराणसी, बनारस, ठीक है। फिर पहुँचेंगे कहाँ, गाजीपुर। और गाजीपुर के बाद कहाँ पहुँचेंगे, बलिया। और बलिया के बाद यह नदी कहाँ चली जाएगी, बिहार। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये प्रमुख शहर है उत्तर प्रदेश के जहाँ से होकर के गंगा नदी गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें दे के चौथा कोई नहीं भी दे सकता है ना। तो आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में। एक अंतिम फैक्ट कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में इसको कहा गया राष्ट्रीय नदी, ठीक है। और 2009 में जो है, याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन जो है, गांगेय डॉल्फिन, इसको क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। याद रखिएगा कि गांगेय डॉल्फिन ये मछली नहीं है बल्कि एक जलीय जीव है और ये जन्मांध होती है। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधी होती है, ठीक है। और कहाँ रहती है ये, यह रहती है स्वच्छ जल में। अगर कहीं आपको गांगेय डॉल्फिन दिख रही है इसका मतलब वहाँ का जल स्वच्छ है, तभी वो दिख रही है। और एक ज़रूरी फैक्ट और है यहाँ पर, थोड़ा सा उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। 2017 में यूके हाई कोर्ट यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वह गंगा नदी को एक जीवित मनुष्य की तरह मानी थी, मतलब घोषित किया है कि इसके भी लीगल राइट्स हैं, इसके भी अपने अधिकार हैं, मनुष्यों के जैसे ही इसके भी क्या हैं, अधिकार हैं। इसको क्या माना गया कि इसके भी लीगल राइट्स हैं, इसको भी एक जीव के जैसे माना गया। किसको, गंगा नदी को, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे हम लोग अगर मैपिंग के माध्यम से थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें, हम आपको ऐसे कुछ बता दे रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर है विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य रेंज जो है यह एक जल विभाजक का कार्य करती है। क्या करती है, वाटर डिवीजन, जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी, विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी देखिएगा, जो इधर की नदियां हैं वो कभी गंगा में नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये विभाजक का कार्य कर रही हैं, ये सब अपना मुहाना कहीं और बनाएंगी। और इसके ऊपर की जो नदियां हैं, चाहे वो पठारी क्षेत्र की नदियां हों या इधर पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली नदियां हों, ये सब अंततः कहाँ मिलती हैं, गंगा में मिलती है। और गंगा इन सब का जल लेते हुए कहाँ जाती है, सीधा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरीके से इनके विभाजन को भी जानते रहिएगा कि किस तरीके से विभाजन होता है। यहाँ पर दरअसल ऐसे इस तरीके से ढाल पाया जाता है, इधर ऐसे उधर का ढाल है। तो जो नदियाँ यहाँ पर पठारी क्षेत्र में होंगी वो सब कहाँ अपना जल गिराएंगी, गंगा में। और उधर का ढाल इधर है तो वो भी नदियाँ किधर आएंगी, इधर आती हैं, सब गंगा में जाती हैं, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, ढाल इस तरफ का है, इसलिए जो भी नदियाँ हैं सब आती तो है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि नदियाँ इधर से इधर जाएँ, उल्टा नहीं, क्योंकि उल्टा ढाल नहीं है इधर का, तो इसलिए ये सब नदियाँ इधर गिरती हैं, बाकी कुछ नदियाँ इधर गिरती हैं। तो इस तरीके से आज हम बात कर रहे थे गंगा के अपवाह के बारे में, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक। आगे भी आपसे नदियों के बारे में ही बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।